नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आप लोगों से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी इसको कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, यदि आप अपने स्मार्टफोन में गूगल अर्थ ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप उसे कर लें। उससे आपको क्या हुआ कि सारी चीज़ें पृथ्वी मैपिंग करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो एक सलाह है मेरा कि आप ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कर रखें, यानी पूरी पृथ्वी को अपने मोबाइल में रखें आप इस माध्यम से। ऐसे तो माध्यम बहुत सा हो सकता है। चलिए आइए बात करते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत हम आगे ये बताएंगे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं वेगनर महोदय ने। अब इसमें क्या बताया गया है इस पे बात करते हैं। वेगनर महोदय ने बताया कि ये जो पूरा संपूर्ण पृथ्वी पर जो स्थलीय भाग और जलीय भाग है, ये पहले यानी कि कार्बोनिफेरस युग यानी करीब 35 करोड़ वर्ष पूर्व सारा स्थल भाग जुटा हुआ था। यानी सब जो है इस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने बताया कि एक बीच में इस प्रकार से स्थल भाग था और बाकी चारों तरफ जो है जलीय भाग था। ये जो स्थलीय भाग था इसको पैंजिया बोला गया। पैंजिया इन्होंने बोला, वेगनर साहब ने बोला कि पैंजिया था, इसको उसका नाम पैंजिया रखा उन्होंने। यानी उन्होंने बताया कि जितने भी स्थलीय भाग हैं वो पहले सब जुड़े हुए थे और इसके चारों तरफ जो है स्थलीय जलीय भाग था, जिसे पैंथासाला कहा गया। अब उन्होंने इसके लिए रेफरेंस क्या क्या दिए, चलिए रेफरेंस पे बात करते हैं। उन्होंने रेफरेंस ये दिया कि जैसे देखिए ये अटलांटिक महासागर है। अब अटलांटिक महासागर के संदर्भ में उन्होंने ये बताया कि जो इसका पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है, ये अटलांटिक महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है और इसका पूर्वी भाग यानी ईस्ट वाला भाग इधर और वेस्ट वाला भाग इधर। ये आप लोकेशन देख रहे होंगे, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये जो है साउथ अमेरिका है, इधर ये नॉर्थ अमेरिका है। तो आप लोकेशन आप मैप भी खोल के वहाँ पे एटलस देख सकते हैं अपने पास रख करके। तो उन्होंने ये बताया कि जो अटलांटिक महासागर का जो पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है, इसकी तटीय स्थलाकृति जो है एकदम अद्भुत समानता मिलता है दोनों में एक समानता है। जैसे हम अगर ऐसे देखें तो जैसे देखिए ये वाला चीज़ ऐसा लगता है कि ये जो गिनी की खाड़ी है यहाँ पे, जैसे ये जो आपको गिनी की खाड़ी आप देख रहे हैं, ये यहाँ से साउथ अमेरिका का पार्ट यहाँ से लगता है कट के अलग हो गया है। इस प्रकार से ये जो है यहाँ आ गया है, यहाँ से कट के यहाँ आ गया, यानी इसमें जो एकदम एक दूसरे से एकदम जिक्सा फिट एकदम फिट बैठेगा। अगर इसको जोड़ देंगे ले जाके यहाँ तो ये लगता है कि यहीं से कट के यहाँ आया है इस प्रकार से। इसी प्रकार उन्होंने ये बताया कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप जो है और गिनी की खाड़ी एक दोनों में जिक्सा फिट की तरह, मतलब एकदम एक दूसरे की तरह है। उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, देखिए ये वाला तट, ये जो तट है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, ये वाला तट, और पश्चिमी यूरोप का तट, और पश्चिमी जो यूरोप का तट है, पश्चिमी यूरोप का तट, ये तट का ये दोनों में भी समानता पाई जाती है। इसी प्रकार से उन्होंने आगे ये बताया कि इधर देखिए ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये सब ध्यान से देखिएगा, ये अफ्रीका है और ये आपका मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर है। कहा इधर यहाँ पे आपका यहाँ पे लोकेशन देखिएगा आप, इसमें देखिएगा तो आपको नज़र आएगा, आप मैप में यहाँ पे खोल सकते हैं। यहाँ पे इरिट्रिया है, इरिट्रिया है ना, और एक है इथोपिया। तो ये कहा गया कि इंडिया जो भारतीय प्रायद्वीपीय भाग है ये पहले यहाँ था। यहाँ इसका जो ये जो भारत और पाकिस्तान का जो ये समुद्री सीमा है
यहाँ एकदम बिल्कुल फिट बैठेगा। ये मेडागास्कर जो है यहाँ फिट बैठेगा। यानी उन्होंने मिला जुला कर आप ये समझिए कि उन्होंने ये कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी था, जो संपूर्ण पृथ्वी था, संपूर्ण पृथ्वी पर जो स्थलीय भाग था वो सब एक थे, और वो सब धीरे धीरे, जैसा कि आपको बताया, हम कार्बोनिफेरस युग के अंतिम में पैंजिया का टूटना प्रारंभ हुआ, यानी आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व, और वो टूटने के बाद ये स्थिति आया। तो हम बात करेंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या कहा, रेफरेंस क्या क्या दिए, उसके बाद इस सिद्धांत की आलोचना हुई, यानी इसके दोष निकल के आए, इसमें कमियां निकल कर आई, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत के महत्व बहुत हैं, क्योंकि इन्होंने एक दिशा प्रदान किया जिससे आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। हम ये जान पाए कि ये कैसे एक दूसरे से अलग हुआ। तो आइए चलते हैं अब हम थोड़ा इनके जो द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वो क्या क्या थे, है ना। अब समझिए इसे, जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरा पृथ्वी इस प्रकार से है, पृथ्वी है, और इस प्रकार से ये जो है पूरा स्थलीय भाग सब जुड़ा हुआ था पहले, जिसको क्या नाम दिया गया, पैंजिया, जिसका नामकरण किया गया पैंजिया। और ये पूरा स्थलीय जलीय भाग है, ये जो इधर इधर चारों तरफ है ये जलीय भाग है, जिसका नामकरण किया गया पैंथासाला। ये आपसे पूछा भी जाता है कि वेगनर जी का जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो स्थलीय भाग है उसका नाम क्या था, उसको क्या नाम रखा गया, क्या कहा जाता है उससे, तो उसका नाम पैंजिया, और जो जलीय भाग है उसका नाम पैंथासाला। ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि बीच में, इसके ठीक बीच में एक टेथिस सागर है, जिसको उन्होंने भूमध्य सागर से, आज के भूमध्य सागर से तुलना किया था, है ना। उन्होंने बताया कि ये जो टेथिस सागर बीच में था, ये इसको दो भागों में डिवाइड करता था, यानी कि पैंजिया को दो पार्ट में बांटता था। जो उसके, ये आपको पता है कि इधर वाला साइड क्या कहलाता है, नॉर्थ साइड कहलाता है, और इधर वाला साउथ साइड। तो जो टेथिस सागर के उत्तरी हिस्सा था, ये वाला उत्तरी हिस्सा जो था, ये जो टेथिस सागर के उत्तरी हिस्सा था, इसको लॉरेशिया बोला गया, इसको नाम रखा इन्होंने लॉरेशिया। और इसके जो दक्षिणी हिस्सा था, पैंजिया का जो दक्षिणी हिस्सा था, इसका नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। अब यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये समझना है कि लॉरेशिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, संपूर्ण एशिया नहीं आता है, लेकिन एशिया का मोस्टली पार्ट इसमें आता है, लॉरेशिया में। अब इसके बाद इधर जो है, ये जो गोंडवाना लैंड हुआ, नीचे वाला पार्ट, इसमें कौन कौन आता है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब जो हिस्सा था ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किसका हिस्सा माना जाता है, लॉरेशिया का या गोंडवाना लैंड का। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना लैंड, है ना। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, किसके अनुसार, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार। तो आप समझ पाए होंगे ये चीज़, ये जो वेगनर साहब ने जो बताया, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आपको ये समझाने का प्रयास किए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पैंजिया क्या है, पैंथासाला क्या है, गोंडवाना लैंड का मतलब क्या होता है, लॉरेशिया का मतलब क्या होता है, और टेथिस सागर का मतलब क्या होता है, टेथिस सागर कौन है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने और इस संदर्भ में क्या क्या बतलाया। उन्होंने ये बताया कि प्रायद्वीपीय जो भारत जो है उत्तर की ओर खिसकना शुरू किया और लॉरेशिया से जुड़ गया। लॉरेशिया कहने का मतलब है कि आप जो एशिया का पार्ट, जो आप जैसे यहाँ पे अभी देखें, आप यहाँ पे आप देखें, ये लॉरेशिया है ना। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय प्रायद्वीप, आपको हम मैप में बताए कि वो
अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो इथियोपिया और इरिट्रिया के पास से वो कट करके निकला और धीरे धीरे जा कर के लॉरेशिया से टकराया, है ना। और टकराने के बाद वलन का निर्माण करते हुए उन्हें वलन की क्रिया होने के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण किया। उन्होंने ये बताया, ये किसने बताया? वेगनर साहब ने बताया, ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर खिसकना शुरू किया और लॉरेशिया से जुड़ गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? टेथिस सागर में उपस्थित अवसादों में वलन निर्मित होने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। वलन का मतलब समझते हैं? जैसे मान लिया जाए कि एक कोई दो पदार्थ है, इस प्रकार से दो वस्तु है और ये दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से अगर टकराता है तो टकराने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे, है ना, अब जहाँ पे पदार्थ ज़्यादा मुलायम होगा, है ना, यानी अवसादी टाइप का होगा, वो क्या होगा, वहाँ पे वलन निर्मित होगा। तो सागरीय भाग जो होता है ना, वहाँ पे ये मतलब टेथिस सागर के अवसादों से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, उन्होंने ये कहा। इसके अलावा और उन्होंने ये बताया कि उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी दिशा में खिसकने से अटलांटिक महासागर बना। जैसे आप मैप देखिएगा तो ये जो बीच में अटलांटिक महासागर हो गया, है ना, और इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, इधर यूरोप, इधर हो गया अफ्रीका। तो इन्होंने ये कहा कि उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी दिशा में खिसकने से, जैसे यहाँ से ये जब खिसका पश्चिम की ओर इधर, तो अटलांटिक महासागर बना, ये बना बीच में, और इसके बाद ये पश्चिम की ओर अगर और खिसकता गया मतलब इस प्रकार से, तो इससे विस्थापन से पश्चिमी किनारों पर वलन निर्मित हुआ, जिसके फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ। आप ये जानते होंगे कि रॉकी पर्वत श्रेणी जो है कहाँ पड़ता है? तो रॉकी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पड़ता है। तो उन्होंने ये कहा कि वलन निर्मित होने से वलन के द्वारा रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये कुछ मुख्य फैक्ट थे जो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, इसके लिए क्या क्या साक्ष्य दिए, इस साक्ष्य पर आप विशेष फोकस कीजिएगा, है कि नहीं। यहाँ से इन्होंने ये बताया, देखिए ये चीज़ें, इसमें कुछ ही तथ्य हैं जो आपको वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका एक समझ डेवलप करने के लिए चीज़ें, आप इसको अगर वन लाइनर फॉर्म में अगर आप पढ़िएगा तो आपको समझ ही में नहीं आएगा। आपको याद होने की तो बात ही दूर है, पढ़िए, याद कीजिएगा, भूल जाइएगा बहुत जल्द। लेकिन इसको आप एक स्ट्रक्चर के रूप में याद रखिएगा कि ये घटना कैसे कैसे हुआ, है ना। तो आप बिल्कुल इस चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए माइंड में बहुत दिनों तक ये चीज़ें सेव रख सकते हैं, है ना। और समय समय पर अगर देखते रहे तो माइंड से फिर हटेगा नहीं। तो इन्होंने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि वेगनर साहब ने क्या क्या साक्ष्य प्रस्तुत किया। तो देखिए, पहला साक्ष्य उन्होंने ये दिया कि जिग्सा फिट कहने का मतलब, जैसे अभी हम बात किए थे, दक्षिणी अमेरिका और गिन्नी के खाड़ी के पास अफ्रीका का पार्ट एकदम एक दूसरे के क्या है, एकदम समान है एक दूसरे में। अगर लगता है कि वहाँ से टूट के अलग हुआ है, तो जिग्सा फिट का मतलब हुआ कि जैसे आप सिंपली माने कोई ईंट का टुकड़ा है और अगर बीच से टूट जाता है ऐसे, तो उसको जाहिर सी बात है हम फिर से सटाएंगे तो बिल्कुल एक ईंटा का आकार ले लेगा। मतलब उसमें जैसे लगेगा बस दरार हमको दिखाई देगा, लेकिन लगेगा कि बस वैसे ही समूचा का समूचा ईंटा है वो। तो जिग्सा फिट का मतलब वही हुआ कि एकदम एक दूसरे से फिर जा कर के वैसे ही सेट कर जाए। तो उन्होंने ये बताया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर जो भौगोलिक एकरूपता है ना, उसके संदर्भ में उन्होंने जिग्सा फिट का रेफरेंस दिया कि नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी तट और यूरोप का पश्चिमी तट, और उसी प्रकार से साउथ अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट एकदम एक दूसरे से समान है। एक दूसरे से जा कर के जुड़ जाएंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा एकदम। मैंने कहने का मतलब है, मतलब कि उसी से अलग हुए हैं दोनों, पहले एक ही थे और अब अलग हो गए हैं। दूसरा इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि भूवैज्ञानिक संरचना में अत्यधिक समानता है। यानी जो शैलों की संरचना है, अगर हम बात करें अफ्रीका का, बीच में क्या पड़ता है, बीच में अटलांटिक महासागर पड़ता है, एक तरफ इधर साउथ अमेरिका और एक तरफ अफ्रीका। तो ये कहा गया कि जो शैलों की संरचना है, तो जो अवसादी चट्टान जिस लेवल पे यहाँ पाए जाते हैं उसी लेवल पे यहाँ पाए जाते हैं। अवसादी और रूपांतरित चट्टान का एक रूपता है, आग्नेय चट्टानों में एक रूपता है,
तो इन्होंने बिल्कुल ये अरे जो प्रस्तुत किया था, वो ये ड्यूट वाइट नामक एक जियोलॉजिस्ट थे, वही ये प्रस्तुत किए थे ये वाला चीज़। तो उससे क्या हुआ कि वेगनर जी को एक और फोर्स मिल गया, बल मिल गया कि नहीं, बिल्कुल जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अब तो साक्ष्य प्रस्तुत होने लगे, है ना। तो वेगनर साहब को थोड़ा सा और इससे प्रोत्साहन मिला, ये वाला जब लाया गया, ये चीज़ बताया गया तो डी ट्वाइट के द्वारा। तो अब इसी प्रकार से तीसरा है कि जीवाश्मों तथा वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता है। अब इन्होंने क्या बताया, समझिए ध्यान से। कहा इन्होंने कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर, जैसे आप जाने ना कि ये अटलांटिक महासागर है इस तरफ, साउथ अमेरिका है एक तरफ, इधर अफ्रीका है, बीच में अटलांटिक महासागर है। तो उन्होंने कहा अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर जो जीवाश्मों और वनस्पतियों के अवशेषों में जो पर्याप्त समानता है, वो इसका रेफरेंस दिए कि ये दो जो वनस्पतियों और जीवाश्मों के अवशेषों का जो अवशेष हैं उसमें समानता पाई जाती है। तो इसलिए ये भी एक रेफरेंस उन्होंने पक्ष रखा अपना, कि ये इसलिए मतलब ये बिल्कुल इन्होंने अपने पक्ष को ये मजबूत किया कि वाकई में जो है पहले ये पैंजिया से ही टूट करके अलग हुए हैं। नेक्स्ट चौथा उन्होंने साक्ष्य दिया। अब देखिए चौथा साक्ष्य दिया स्कैंडिनेविया। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही ऑलरेडी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कैंडिनेविया के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं। तो स्कैंडिनेविया के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कैंडिनेविया के अंतर्गत मैंने स्कैंडिनेविया किन देशों के समूह को कहा जाता है, तो वो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। आप मैप में देखिए, है ना, यूरोप महादेश में आपको ये दिखाई देगा ऊपर की ओर, सबसे उत्तर की ओर। तो कहा ये उत्तरी भाग में पाया जाता है। अब इसमें देखिए रेफरेंस क्या दिए थे, एक लेमिंग जंतु के बारे में इन्होंने बताया कि इसी संदर्भ में वो गए हुए थे उधर घूमने के लिए। तो एक लेमिंग जंतु था, वो इन देशों में ये वाला जंतु जो है लेमिंग जंतु स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। तो ये क्या हुआ कि उधर से आता था और आकर के समुद्र में छलांग लगा देता था। तो उन्होंने, जैसे आप ऐसे देखिए, ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो इन्होंने लेमिंग जंतु के बारे में ये बताया कि जैसे मान लिया जाए कि ये आपका यहाँ पे स्कैंडिनेविया है, तो इसी तट पे घूमने गए हुए थे वेगनर साहब। तो देखे लेमिंग जंतु आता था और इधर छलांग लगाता था समुद्र में डूब के मर जाता था। तो उनको ये लगा, हालांकि प्रैक्टिकली सही नहीं है ना, उनको लगा कि इसका मतलब है कि ये जो है ये दोनों, ये यूरोप और ये जो उत्तरी अमेरिका है, ये सब एक ही था। तो इनको लगता है कि मेरा जो जाति है यानी उसके माता पिता हैं वो इस ओर चले गए हैं। तो इसीलिए इधर से आता था और छलांग लगा करके मैंने जो है इसमें अपना जान गंवा देता था अटलांटिक महासागर में। तो ये एक रेफरेंस दिए जो कि ज़्यादा मान्य नहीं माना जाता है इसको, है ना, बस ऐसे ही याद रखिएगा इसको आप। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने एक बताया कि कुछ जंतु प्रजातियाँ और कुछ पादप प्रजातियाँ के जीवाश्मों के अवशेष सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि सारा जो कॉन्टिनेंट था यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, एक ही था। इसीलिए तो सभी प्रकार के जो जंतु के प्रजातियां और कुछ पादप प्रजातियां हैं उसके अवशेष जो है सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। और उसमें कौन कौन है ये आपको ध्यान रखना है कि नहीं। ये कई बार इस प्रकार से पूछ लिया जाता है परीक्षा में, है ना। इसे मेसोसॉरस, आपको ये ध्यान रखना है कि जंतु की प्रजाति है। लिस्टोसॉरस, ये सब जंतु की प्रजाति है। पादप प्रजाति में आता है ग्लासोप्टेरिस, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछ जाती, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा इसको कि ये चीज़ें जो जंतु प्रजातियाँ हैं, पादप प्रजातियाँ हैं, सभी महाद्वीप, इसके अवशेष जो है सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए वेगनर साहब ने। अब आइए इन्होंने इस साक्ष्य के संदर्भ में क्या क्या मैकेनिज्म का यूज़ किया उस पर बात कर लेते हैं। अब उन्होंने ये बताया
कि विस्थापन के लिए निम्नलिखित बल को रेफरेंस दिया उन्होंने, उत्तरदायी माना। एक फ्लोअर फ्लीइंग फोर्स, एक ज्वारीय बल, एक जो है ज्वारीय बल। अब इसमें ये बल के बाद क्या बताया कि स्थल खंडों में विषुवतरेखीय क्षेत्रों की ओर विस्थापन होता है। उन्होंने ये बताया कि पोलर फ्लीइंग फोर्स के कारण जो स्थल खंड थे, ऐसे इस प्रकार समझिए इसको, आप इसको इस प्रकार समझिए, ये मान लिया पृथ्वी है और ये आपका विषुवत रेखा है। टेथिस सागर मान लिया इस प्रकार से था, यहाँ पे इस प्रकार से ये टेथिस सागर है। तो उन्होंने बताया कि स्थल खंड में विषुवतरेखीय क्षेत्रों की ओर विस्थापन हुआ, मतलब इस फोर्स के कारण, पोलर फ्लीइंग फोर्स के कारण जो यहाँ से जो थे ये सब, इसके कारण ये इस तरफ विस्थापित हुए। ये पहला एक कारण ये दिए रेफरेंस, है ना। दूसरा इन्होंने रेफरेंस दिया कि जो ज्वारीय बल क्रिएट होता है उसके कारण भी पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण महाद्वीपों के पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ है। हालांकि आपको ये भी आगे हम बताएंगे कि इनका जो भी मैकेनिज्म था, मोस्टली इनका जो सिद्धांत था वो आगे चल कर के अप्रासंगिक हो जाता है, लेकिन उसका फिर भी महत्व है, क्योंकि इस दिशा में उन्होंने प्रयास तो किया, और प्रयास किया तो उसके नीचे जो आगे आने वाली पीढ़ियां थी उनको एक दिशा मिला इस पे चर्चा करने का, इस पे सर्च करने का, और आगे चलकर काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई, तार्किक ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। तो आगे इन्होंने बताया कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, ध्यान दीजिएगा, घूर्णन के कारण महाद्वीपों के पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ है। आपको जैसा कि बताया कि इस प्रकार से पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ है इधर। अब ये सब जो व्याख्या था वो सही नहीं साबित हुआ। अब इसके दोष पे बात कर लेते हैं, इनके जो वेगनर साहब का जो दोष क्या क्या था उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, इनकी कमियां क्या क्या थी। तो उन्होंने जो बताया कि ज्वारीय बल के संदर्भ में कि पृथ्वी वर्तमान ज्वारीय बल से कई हजार गुना अधिक होना चाहिए। उन्होंने जो जिस ज्वारीय बल की बात की उस पर अगर हम चर्चा करें तो उतना होने के लिए, यानी कि पृथ्वी जो स्थल भाग है उसको टूट करके अलग होने के लिए और पश्चिम दिशा की ओर मूव करने के लिए थोड़ा बहुत ज्वारीय बल से काम नहीं चलेगा। जो अभी ज्वारीय बल समुद्र में उत्पन्न होता है कि नहीं, समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होता है, उससे काम नहीं चलेगा उतना बल से, उससे कई हजार गुना ज़्यादा बल रहेगा तब ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए कहा गया ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता। इनका जो कथन था ये दोष पाया गया कि ये तो बिल्कुल अप्रासंगिक है। दूसरा इन्होंने बताया, इसके जो कथन उनके जो कहे गए थे उनका दोष ये था, दोष आगे चल के निकाला गया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को पूर्णतः नहीं मिलाया जा सकते, यानी कि भूगर्भिक जो जिग्सा फिट की वो अवधारणा प्रस्तुत किए, वो कहा गया कि ये पूर्ण रूप से नहीं मेल खाते हैं। बस कहीं पे मेल खाने से ऐसा थोड़ा है कि कहीं पे मेल खाएगा तो हो जाएगा, जिग्सा फिट की अवधारणा प्रस्तुत कर दिए। इसलिए ये भी जो है गलत मान लिया गया। यानी कहने का मतलब कि ये जो आप कह रहे थे वेगनर साहब उसको अतार्किक घोषित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने तीसरा जो कहे थे कि पैंजिया की अवस्थिति आकार जो प्रस्तुत किए थे, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि पैंजिया का आकार, ऐसे बोल दिए कि बस ऐसे है आकार और इसके चारों तरफ जो जलीय भाग है उसको पैंथासाला कहते हैं। तो उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि कौन सा भाग कट करके किधर गया है कि नहीं, बस कुछ भागों के बारे में बात किए, है ना। बाकी पृथ्वी के और भी जो स्थलीय भाग थे वो किधर से किधर गए, उसका आकार मतलब यहाँ पे कैसा था पैंजिया का, पहले किस रूप में था, ये प्रस्तुत तो नहीं कर पाए। तो ये भी एक उनका दोष होगा। चौथा था महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि का सटीक आकलन नहीं किए। मतलब महाद्वीप जब यहाँ पैंजिया से टूट के अलग हो रहे थे, जब पैंजिया से टूट करके अलग हो रहे थे महाद्वीप, तो कौन महाद्वीप किस दिशा में गया और किस तिथि को, यानी कि उसका एक सटीक आकलन वो नहीं कर पाए। तो ये भी इनका एक दोष हुआ। फिर आगे एक और है, उन्होंने एक विरोधाभासी विचार ये दिया। पहले तो उन्होंने कहा कि महाद्वीप महासागर पर बिना रुकावट के तैरती हुई अवस्था में पाया जाता है कि नहीं, लेकिन आगे चल के कहते हैं वही
कि महासागर द्वारा महाद्वीप पर घर्षण उत्पन्न होती है। तो जाहिर सी बात है इनके खुद के विचारों में, वेगनर साहब के खुद के विचारों में एक विरोधाभास था। तो आप ये चीज़ समझिएगा, वेगनर साहब का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या था, सिद्धांत के बाद उन्होंने क्या क्या रेफरेंसेस दिए, क्या क्या उन्होंने तर्क प्रस्तुत किए, इस पे ध्यान रखना है। उस तर्क को प्रस्तुत करने में उन्होंने क्या क्या मैकेनिज्म का यूज़ किया, है ना, और फिर उनके दोष क्या क्या थे। अगर इन सारी चीज़ों को आप मात्र 20 से 25 मिनट के वीडियो में समझ जाते हैं तो आपको एक बढ़त मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये चीज़ों को आपको पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पर 3 घंटा टाइम लगेगा। हम ऐसा नहीं करें कि एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है, आप पढ़िएगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी, आपको उलझन नहीं होगा। आप डायरेक्ट एक फ्लो में पढ़िएगा, पार कर जाइएगा उसको, आप उसको समझते हुए निकल जाइएगा। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद आप इसका भरपूर आनंद लिए होंगे, लाभ उठाए होंगे और आपके अंदर एक नया सोच क्रिएट हुआ होगा। आपको सोचने का एक तरीका, एक कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को पढ़िए तो सिर्फ इस दृष्टिकोण से मत पढ़िए कि बस एक से आप याद कर लिए। आपके अंदर एक रुचि जागना चाहिए पढ़ाई के प्रति, जो एक जिज्ञासा होता है, इच्छा शक्ति होती है, वो क्रिएट होना चाहिए कि अब आगे क्या होगा, है ना, अब आगे और क्या क्या हुआ होगा, ये चीज़ जानने का एक उल्लास होना चाहिए। और हम आगे आपसे बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक और महासागरीय नीतल सिद्धांत, जो इन सिद्धांतों के बाद आया, यानी कि वेगनर साहब के सिद्धांत के बाद वो सब जो सिद्धांत आया, जिस सिद्धांत की मान्यता आज काफ़ी महत्वपूर्ण है और जानना भी ज़रूरी है। इसलिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद।